मेरी स्टोरी शुरू होती है। मेरी स्टोरी का पहला किरदार है अमन। तो अमन से स्टोरी शुरू होती है। अमन को अभी कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान से मालदीव एक वर्ष की एक ऑफिशियल ड्यूटी पे भेजा गया था। मालदीव में सड़कों पर कुछ गिने चुने लोग, वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इत्र की एक विशेष किस्म की खुशबू, बला के खूबसूरत सी बीचेस और रिजॉर्ट्स, और उस मुल्क के लोगों में हिंदुस्तानी लोगों के लिए एक खास किस्म की मोहब्बत। मालदीव बहुत प्यारा देश था, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप एनआरआई नहीं हैं तो हिंदुस्तान से दूर होकर आपको हिंदुस्तान की याद जरूर आती है। यहाँ की मिट्टी में और यहाँ के लोगों में बात ही कुछ ऐसी है। तो अमन भी कुछ अलग नहीं था। अभी कुछ दिन ही हुए थे उसे मालदीव आए हुए, और वो अपनी बालकनी में एक दिन समंदर से आती हुई नमकीन हवाओं के झोंकों में गुमसुम बैठा हुआ, अपने एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में कॉफी का एक प्याला लिए हुए एक शिप ले रहा था कि सोचा कि क्यों ना कुछ नए हिंदुस्तानी लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया जाए। थोड़ी देर की उधेड़-बुन के बाद उसने एक अच्छा सा नाम सोचा और उसकी उंगलियां सीधे जा पहुंचती हैं इंस्टाग्राम के सर्च आइकन पे, और वो टाइप करना शुरू करता है RAGINI। जी हाँ, रागिनी। अब ये नाम पता नहीं कहाँ से उसके ख्याल में आया। इट वॉज वेरी इंस्टेंटेनियस एंड उसने सर्च क्लिक किया और उसके सामने रागिनी नाम की कई सारी आईडीज एक पल में आ गई। उनमें से उसने एक को फॉलो रिक्वेस्ट भेजी ही थी कि तभी मम्मी का कॉल आ जाता है और फिर बात करते करते डिनर का वक्त हो चलता है। अगले दिन ऑफिस से आके जब अमन इंस्टाग्राम देखता है तो नोटिफिकेशंस कॉलम में एक नोटिफिकेशन ये भी होती है, रागिनी ठाकुर स्टार्टेड फॉलोइंग यू। अब इसे अमन की अच्छी आदत कहें या नए लोगों से बातचीत शुरू करने का एक चालाक तरीका, उसे अपने हर नए मित्र को और हर नए फॉलोअर को थैंक्स बोलने की आदत थी। तो उसने बिना कोई समय गंवाए सीधा मैसेज कर दिया रागिनी को, हाय, थैंक्स फॉर फॉलोइंग मी। सो थोड़ी देर के बाद रागिनी का रिप्लाई आता है और फिर उसके बाद एक दूसरे को जानने की थोड़ी बहुत बातें, जान पहचान की, और फिर पता चलता है कि रागिनी लखनऊ से है। अमन खुश होता है क्योंकि वो भी लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र से था। और फिर कुछ दिन बाद थोड़ी और बातों में पता चलता है कि रागिनी के पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं और रागिनी स्वयं बैंगलोर यूनिवर्सिटी से एक फैशन ग्रेजुएट, और उस टाइम रागिनी दिल्ली की एक रिप्यूटेड फैशन डिजाइनिंग कंपनी में काम किया करती थी। रागिनी बातों में बेहद सौम्य, विनम्र और बहुत परिपक्व स्वभाव की थी, और अमन को उसका बात करने का लहजा बहुत पसंद आता था, क्योंकि अमन भी हमारे आपका एक भाई था। उसे कुछ कविताएं और शायरी लिखने का शौक था, तो उसे शब्दों की मिठास वाले लोग बहुत पसंद थे। रागिनी अक्सर बातें करते हुए एक शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया करती थी, वो शब्द था यारा। इस शब्द से उसे पता नहीं क्यों बेइंतहा लगाव था इस शब्द से। एक दिन उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखते हुए जब रागिनी को पता चला तो वो अक्सर उससे कुछ नई शायरी और कविताएं सुनाने की फरमाइश करती, और इसी बहाने अमन 2 लाइनें और लिख लिया करता था। अभी रागिनी थोड़ा धार्मिक स्वभाव की भी थी, तो रागिनी नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों का व्रत रहा करती थी। तो अभी नवरात्रि की छुट्टियों से उस दिन वो लखनऊ से वापस दिल्ली जा रही थी। तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक उसने अमन को एक मैसेज किया, 9491940570 आई एम डिलीटिंग माई इंस्टाग्राम अकाउंट। अब अमन ऑफिस से आता है, इंस्टाग्राम देखता है तो वो थोड़ा हैरान होता है, और फिर उसने सीधा व्हाट्सएप मैसेज किया रागिनी को कि क्या हुआ। तो उसने बताया कि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से उसे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना पड़ा, और फिर बातें इंस्टाग्राम से शिफ्ट होके व्हाट्सएप पे आ गई। अब बातें चलती रही। एक दिन ऐसे ही रात को सोते समय अमन ने गुड नाइट बोला, उसके बाद ये हमारी आपकी आदत ही होती है, स्वीट ड्रीम्स बोला। तो मजाक में रागिनी ने बोला, हैव ए हॉरर ड्रीम। तो अमन बोलता है कि मैं डरता नहीं हूं।
तो रागिनी बोलती है, क्या पता किसी को खोने से डरते हो? तो अमन तपाक से बोलता है, जी नहीं, आई एम सिंगल। तो रागिनी और लगे हाथ अमन की चालाकी देखिए कि अमन लगे हाथ ये भी पूछ लेता है, व्हाट अबाउट यू रागिनी? तो एक क्षण का थोड़ा सा विश्राम लेते हुए रागिनी फिर बोलती है कि जी मैं भी सिंगल हूँ, और साथ में ये भी बताती है कि हाउ शी वाज चीटेड बाय हर एक्स आफ्टर बीइंग इन रिलेशनशिप ऑफ मैनी इयर्स एंड सब्सिक्वेंटली दे ब्रोक अप। तो ये सारी चीजें वो बताती है। एंड देन ये पता चलता है अमन को कि अभी भी रागिनी सदमे में थी, वो उस घटना से पूरी तरह से उबर नहीं पाई थी। तो अमन की अब सारी कोशिशें ये होती कि कैसे रागिनी को सामान्य किया जाए, उसे कैसे खुश रखा जाए और कैसे उसे एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित किया जाए। अब ऐसा करते करते अमन के दिल में रागिनी के लिए संवेदना और सम्मान दोनों बढ़ रहे थे। इसी बीच अमन छुट्टियों पर मालदीव से वापस हिंदुस्तान आ रहा था और उसने रागिनी से मिलने की पेशकश की। अमन दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरता है और सीधा बाहर निकलता है और रागिनी के लिए एक बुके ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन शहर में नया होने के कारण और अगली फ्लाइट के टेक ऑफ में समय कम होने के कारण उसे खाली हाथ ही रागिनी के ऑफिस के लिए निकलना पड़ता है। रागिनी का ऑफिस एयरपोर्ट से कुछ 40 किलोमीटर के आसपास था। तो रागिनी की सलाह पर दिल्ली के ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए अमन ने दिल्ली मेट्रो का सहारा लिया। अब दिल्ली मेट्रो की भीड़ और हाथ में बड़ा अपना भारी लगेज लिए हुए और पता नहीं कौन सी येलो ग्रीन ब्लू ये सारी लाइंस टोकन्स एंड ऑल दैट, लिटरली अमन पहली बार सफर कर रहा था दिल्ली मेट्रो में और इन सब से जूझता हुआ वो रागिनी के ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों उसे आज ये सब बिल्कुल सामान्य और पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था उसे कि ये बिल्कुल भी उसके ऊपर बोझ नहीं है, या फिर उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे रागिनी से मिलना उसका कितनी वर्षों का सपना रहा हो। और फिर जब वो रागिनी के ऑफिस के सामने जाकर खड़ा होता है, उसे कॉल करता है और फिर थोड़ी देर में रागिनी आती है। येलो और ब्लैक कॉम्बिनेशन टॉप, ब्लैक जेगिंग्स, साधारण सी हेयर स्टाइल, एक बेहद मासूम और बेहद खूबसूरत चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए रागिनी आकर हेलो बोलती है और दोनों हाथ मिलाते हैं। फिर थोड़ी दूर स्थित एक कैफे में दोनों बैठते हैं और कुछ बातें शुरू होती हैं। पास में एक बहुत ही मधुर पंजाबी संगीत बज रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि वो दिल्ली, वो रागिनी, वो कैफे, वो मधुर संगीत, ये सब मिलकर एक अमन के लिए अजीब सा समा बांध रहे थे। वो उसे ऐसा लग रहा था कि ये क्षण कुछ देर के लिए यहीं ठहर से जाएं, वो रागिनी से दो बातें और कर ले और उस माहौल को थोड़ा और जी ले। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है ना कि टाइम इज सो क्रूएल, व्हेन यू वांटेड टू पास ऑन सो क्विकली इट क्रॉल्स एंड व्हेन यू वांटेड टू स्टॉप इट फ्लाइज। तो इट फ्लोन अवे और थोड़ी देर में दे वर स्टैंडिंग आउटसाइड द कैफे वेटिंग फॉर हिज ओला टू दिल्ली एयरपोर्ट। अमन को लगा कि रागिनी को अलविदा कहने का वक्त आ गया है, लेकिन रागिनी ने उसे उसके साथ दिल्ली एयरपोर्ट जाकर छोड़ने का फैसला किया। अमन को ऐसा लगा कि मानो पूस की रात में किसी के बुझते हुए अलाव में किसी ने 2 लकड़ियां और डाल दी। न जाने अमन को ऐसा क्यों लग रहा था कि ये उसकी जिंदगी के बिताए हुए ये उसके द्वारा तय किए हुए उसकी जिंदगी के सबसे खुशनुमा 40 किलोमीटर थे। जाने ऐसा क्या था रागिनी की उपस्थिति में जो उसे इतना मुग्ध कर रही थी। और जब कैब से उतरकर एयरपोर्ट के बाहर रागिनी ने उसे गले लगाकर अलविदा कहा तो अमन निशब्द था। वो कुछ नहीं कह सका, बस हाथ के इशारे से उसने रागिनी को अलविदा कहा और सीधा लखनऊ और लखनऊ से अपने घर पहुंच गया। फिर एक रात घर पर रागिनी से फोन पर बात करते हुए रागिनी को परेशान देखकर, वही सारी पुरानी बातों का जिक्र सुनकर अमन इतना परेशान हुआ और उसकी भावनाएं उस पर इतना हावी हो गई कि वो अपने शब्दों पर नियंत्रण ही खो बैठा।
वो उसने जो कहना शुरू किया कि रागिनी, मैं जानता हूं कि तुमने किसी और से प्यार किया और शायद तुम्हारी जिंदगी में उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता, एंड ऑल ये सारी चीजें, बट मैं तुमसे जो कहना चाहता हूं, हो सकता है कि इसके बाद मैं तुम्हारी निगाह में मेरे लिए जो सम्मान है वो खो दूं, मेरी और तुम्हारी जो दोस्ती है शायद मैं ये भी खो दूं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि अब मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है। आई लव यू रागिनी। और फिर दोनों तरफ कुछ सेकेंड्स का मौन, और फिर दूसरी तरफ से एक रूंधे हुए गले में हल्की सी रागिनी की लरसती हुई आवाज, लव यू। अमन को विश्वास नहीं हो रहा था कि पता नहीं उसने जो अभी सुना था ये हकीकत था या वो किसी सपने को जी रहा था, या फिर ये उसकी एक कोरी कल्पना मात्र थी। उसके पास शब्द नहीं थे, वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसकी आंखों में आंसू थे। अभी अभिजीत भाई जैसे बता रहे थे कि जब आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं तो आपकी आंखों में आंसू की 2 बूंदें आकर अटक जाती हैं, वो ना गिरती हैं ना सूखती हैं, तो कुछ वैसी स्थिति हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में फोन रखते रखते बस अमन ने इतना कहा था कि रागिनी, मुझे जिंदगी में तुमसे कोई और अपेक्षा नहीं होगी, बस मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। अब समय बहुत तेजी से निकल रहा था, दिन गुजरे, महीने गुजरे, और रागिनी और अमन की नजदीकियां, उनका आपसी सम्मान और आपसी समझ सब बढ़ते गए। लेकिन रागिनी और अमन को दोनों को इस बात का इल्म था कि उनकी जो कहानी है उसका मुकम्मल होना थोड़ा मुश्किल है। उनकी राहों का एक होना थोड़ा मुश्किल है। कारण था कि अमन एक ब्राह्मण था और रागिनी एक क्षत्रिय थी। और आई नीड नॉट टू डिसाइड कि हमारी सोसाइटी में मतलब ये सारी चीजें तो आज भी हैं, तो उन्हें इस बात का इल्म जरूर था। और अक्सर ऐसा भी होता है कि हमें जिस चीज का भय होता है वो चीज हमारे दरवाजे पर समय से पहले दस्तक दे देती है। तो अभी कुछ दिन ही हुए थे कि रागिनी के पापा ने, और शायद प्यार में वो वक्त थोड़ा कम भी लगता है, तो अभी कुछ दिन ही हुआ था कि रागिनी के पापा ने उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखकर क्षत्रिय युवक से उसका विवाह करने का प्लान किया। तो आनंद फानन में अमन ने बमुश्किल अपने घर वालों को कैसे भी करके अपने मम्मी पापा को तो राजी किया, लेकिन रागिनी के पापा बिल्कुल भी कन्विंस नहीं थे। ये बेहद ही निराशाजनक स्थिति थी, लेकिन अमन के लिए रागिनी की शमूलियत और उसकी कुशलता से ज्यादा कुछ भी सर्वोपरि नहीं था। फाइनली रागिनी को गिव अप करना पड़ता है और इस गुलशन के एक और फूल को माली के खून और पसीने का कर्ज चुकाने के लिए तैयार होना पड़ता है। रागिनी और प्रताप की शादी हो जाती है। प्रताप, वो उनके जो पिताजी ने उनके लिए रिश्ता तय किया था, रागिनी और प्रताप की शादी हो जाती है। और इधर बातों में तो अमन रागिनी के सामने बहुत ही संतुलित और बहुत ही शांत था, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत उद्वेलित, बहुत दुखी, बहुत निराश। और दुख के वो इस अंधकार में इस कदर डूबा कि उसे कुछ दिनों में ही तेज ज्वर ने जकड़ लिया। कहानी मतलब थोड़ा फिल्मी सी लग सकती है, लेकिन ये हकीकत है। उसे तेज ज्वर ने जकड़ लिया और उसे रातों को नींद नहीं आती थी। एक रात उसे सोने के लिए मदिरा का सहारा लेना पड़ा। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या मैंसन हाउस, क्या एंटीक्विटी, क्या ऑफिसर्स चॉइस, ये सारे उसकी दवा ही नहीं उसके पूरक बन गए। अमन की जिंदगी में रागिनी की जगह तो कोई नहीं ले सकता था, लेकिन ये सारी चीजें उसकी जरूरत बन गई। और फिर धीरे धीरे शहर के सारे बार्स उसके सामों के आशियाने बन गए। लेकिन शुक्रिया अमन के दोस्तों का,
दोस्त जो हर मुकाम पे काम आते हैं, हर मोड़ पे काम आते हैं, उन्होंने उसे बहुत समझाया और फिर धीरे धीरे अमन ने अपने दोस्तों की बात मानकर, अपने माता पिता के संघर्षों को याद करके, उनके प्रति अपने फर्ज को समझकर और अब देश और समाज से खुद की अपेक्षाओं को समझकर धीरे धीरे करके मदिरा पीना छोड़ दिया और फिर शुरू किया भागना, फिर से खुद को संवारना। अमन सुबह शाम घंटों सड़कों पर, ग्राउंड में जब भी उसे समय मिलता वो सिर्फ दौड़ता रहता और दौड़ते दौड़ते वो इतना दौड़ा कि वो अमन जो कभी सिर्फ 2-3 किलोमीटर मुश्किल से दौड़ पाता था, आज हाफ मैराथन्स दौड़ने लगा। इसलिए कि ताकि वो रात को सुकून की नींद सो सके। और आज भी अमन सिर्फ दौड़ रहा है। दोस्तों, वो अमन कोई और नहीं है, मैं खुद रोहित आपके सामने। और जाते जाते इतना बताना चाहूंगा कि आज रागिनी और प्रताप को एक छोटा सा, बेहद क्यूट और रागिनी शाही खूबसूरत और स्मार्ट सा एक बेटा है। और मेरी हमेशा यही कामना रहती है कि रागिनी और उनका परिवार जहां भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे। बस इतना ही। धन्यवाद।